हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व कर चुके थे 3D तक। पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एसएससी जेई 2019 का पेपर कन्वेंशनल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब 4A पे हम आते हैं और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ सिंगल फेस 100 MVA 1 सेकेंड हाँ 132 kV to 20 kV 50 Hz transformer is connected to 200 kV supply system. The secondary side of transformer is connected to a load of 300 plus J 400 ohms. If number of turns in low voltage side is 1000, find the following. ठीक है, तो आपको फाइंड क्या क्या करना है? टर्न्स रेशियो, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, number of turns on high voltage side, the maximum value of core flux, primary source and secondary load currents, and power supplied by source. तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करना है। 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो टर्न्स रेशियो आप जानते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू B2 अपॉन B1। तो B2 आपका 220 kV दिया है और B1 आपको 132 दिया है, तो आपका टर्न्स रेशियो निकल गया। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आप कैसे फाइंड करेंगे? B1 अपॉन B2 इंटू 200 kV की सप्लाई है आपकी, ठीक है, तो इंटू 200, तो 120 kV आपका क्या आ जाएगा? सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स एट हाई वोल्टेज साइड। तो N2 आपको फाइंड करना है। तो N2 कैसे फाइंड करेंगे? N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू B2 अपॉन B1। तो N2 जब आप फाइंड करेंगे तो 220 अपॉन 132 इंटू 1000, क्योंकि N1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी गिवन है? 1000, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स निकल गए। अब कोर फ्लक्स की वैल्यू, तो आप फॉर्मूला जानते हैं ईएमएफ इक्वेशन का 4.445 mmf, ठीक है। तो फाई एम कैसे निकालेंगे आप? फाई एम की वैल्यू क्या होगी? 132 इंटू 10⁻3, ठीक है, जो आपको गिवन है 132 kV अपॉन 4.44, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 इंटू, और टर्न्स आपके कितने हैं? 1000, ठीक है। तो 0.6 वेबर आपका क्या आ जाएगा? फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी लोड करेंट्स। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी लोड करेंट्स। तो हम सेकेंडरी करंट कैसे निकालेंगे? इम्पीडेंस की वैल्यू आपको गिवन है, देख सकते हैं आप, 300 प्लस 400 जे, तो उसको आप ले लीजिए मोड में इम्पीडेंस, ठीक है। तो 500 ओम आपका आ जाएगा इम्पीडेंस, और I2 की वैल्यू होगी B अपॉन जेड, और B आपको गिवन है 120 kV अपॉन जेड, 240 एम्पियर आपका सेकेंडरी साइड का करंट आ गया। अब आपको फाइंड करना है प्राइमरी साइड का करंट। तो आप जानते हैं कि IP अपॉन IS आपका किसके बराबर होगा? N1 अपॉन N2 के, ठीक है। तो 144 एम्पियर आपका क्या रहेगा? प्राइमरी करंट की वैल्यू। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है पावर सप्लाइड बाई सोर्स। तो पावर आप जानते हैं B1 इंटू I1, तो B1 के वन है आपको 120 kV, और I1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 240 एम्पियर, तो 28.8 MVA की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये जो है वो E1 है, E1 की वैल्यू होगी P इक्वल्स टू E1 I1, जो आपका E1 निकल के आया था, ठीक है। EMF जो था आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, ठीक है, वो 120 kV थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, अ 4 पोल डीसी मशीन हैविंग वेव बाइंडिंग हैज 294 कंडक्टर्स इन आर्मेचर, फाइंड द फॉलोइंग। तो फ्लक्स आपको फाइंड करना है और टॉर्क आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्लक्स आप जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला डीसी मशीन में P5 NZ अपॉन 60 A होता है। इधर से आप फ्लक्स जब आप फाइंड करेंगे तो 60 AE, ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितने गिवन है? A इक्वल्स टू 2 होता है इन केस ऑफ वेब बाइंडिंग, ठीक है। ए इक्वल टू 2 हो गया, और ई की वैल्यू कितनी दी है आपको? 230, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। और पोल्स जो है आपको 4 दिए हैं। फ्लक्स आपका जो P5Z, एन की वैल्यू जो है आपकी कितनी है? 1500, फ्लक्स फाइंड करना है। और जेड क्या है आपका? कंडक्टर की वैल्यू 294, तो आपका आ गया 15.6 मिली वेबर। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P5Z IA अपॉन 2 a, ठीक है। अब 1/2 पाई, पी की वैल्यू रखी, जेड की वैल्यू रखी, और
वेव बाइंडिंग है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और फाई आपने फाइंड कर लिया है, आई आपको गिवन है, तो आपका टॉर्क निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन प्लांट ओवर स्टीम टरबाइन प्लांट। या तो आप डायग्राम बना के भी बता सकते हैं, लेकिन आपसे एडवांटेजेस पूछे हैं, तो जैसे कि गैस टरबाइन प्लांट हैज लो कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, हाई रिलायबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, क्विक स्टार्टिंग कैपेबिलिटी, स्मॉलर इन साइज, वेट, रिक्वायर्स लेस वाटर, कैपेबिलिटी ऑफ यूज वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं, आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं पावरस्टम की बुक से, या फिर जेबी गुप्ता की बुक से, या फिर ऑनलाइन मटेरियल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको लिखा है कि अ सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट एंड ए इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द लूप रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आपको गिवन है, और डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप एट द फार एंड। वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना है, जैसे कि बी ए माइनस बीबी, बीबी माइनस बीसी, और आपको बीसी माइनस बीडी। ठीक है, तो बी ए माइनस बीबी, बीसी माइनस बीसी, और बीसी माइनस बीडी। सबसे पहले आपको इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, जेड ए वी। जेड ए वी कैसे निकालेंगे, आपको आर प्लस जे एक्स गिवन है 0.3 प्लस 0.15, और लेंथ जो है टोटल, ठीक है, आपको उससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू जितनी ए और बी के बीच में कितनी है लेंथ। ठीक है, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा जेड ए बी, और उसी प्रकार जेड बी सी आप फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 0.09 प्लस समथिंग। फिर जेड सी टी फाइंड करेंगे तो जेड सी टी की वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, जो जेड बी सी की वैल्यू है। अब आईसीडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि करंट सी से डी के बीच में। तो कैसे निकालेंगे आप, आपको 0.8 पावर फैक्टर गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर, तो 40 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 0.8, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आईबीसी की निकालेंगे तो 1। ठीक है, आईबीसी कैसे निकालेंगे, जो आई सी डी की वैल्यू थी उसके साथ ऐड करना पड़ेगा आपको आई ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ऐड करेंगे आपकी आईबीसी की वैल्यू आ जाएगी, उसी प्रकार आई ए वी की वैल्यू आ जाएगी। आईबीसी को ऐड कर देंगे आप आई ए की वैल्यू से। ठीक है, अब सारे करंट की वैल्यू, यानी कि करंट डिफरेंस आपको मिल चुका है। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू इम्पीडेंस। तो देख सकते हैं आप बी ए माइनस बी बी जो लिखा हुआ है इधर, वो जेड ए वी इंटू आई ए वी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। टफ है क्वेश्चन, टफ तो नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेटर मिलेगा तो इजी हो जाएगा। ठीक है, वहां कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बीबी माइनस बीसी, उसी प्रकार बीसी माइनस बीडी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। What are the various diagnostic techniques used for monitoring the health of various equipments on the system in a power grid? तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो कि मॉनिटरिंग यानी कि चेक करती है जो डिफरेंट डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स हैं पावर ग्रिड के अंदर, उनकी हेल्थ को कैसे चेक करेंगे। तो जानते हैं आप, ट्रांसफार्मर होता है, स्विच गियर होता है, इंसुलेशन होता है, जनरेटर एंड होता है, पावर कैपेसिटर होते हैं, और कई प्रकार की चीजें होती हैं पावर स्टेशन, पावर ग्रिड में आपकी ये वायर्स होती हैं, सीटी होता है, पीटी होता है। तो जो भी आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप कौन कौन सी मतलब डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये सब थ्योरेटिकल आपको लिखना है लैंग्वेज में कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर मैं ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लूं तो फॉल्ट होते हैं उसमें, तो फॉल्ट को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, इंसुलेशन में इंसुलेटर वगैरह यूज करते हैं, कुछ इंसुलेटर का भी पार्ट होता है तो इंसुलेटर भी अलग हो गया। तो उसी प्रकार आज सारी डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकल आंसर आपको लिखना है। What do you mean by plant capacity factor और describe the plant use factor? तो plant capacity factor होता है peak load upon plant capacity into load factor, और capacity factor को और भी कहते हैं average load upon installed capacity, और annual capacity factor का फॉर्मूला होता है actual energy generation upon maximum plant rating into 8760।
उसी प्रकार प्लांट यूज फैक्टर की भी वैल्यू होती है स्टेशन ऑपरेशन इन किलोवाट हावर अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू हावर्स ऑफ यूज। Describe the differentiate the process of direct resistance heating and indirect resistance heating। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसकी भी थ्योरेटिकल लिखना है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है एंड द इनडायरेक्ट। तो मैंने ये थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है, आप इसको देख सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है। मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस which takes 10 minutes to melt 1.815 kilogram of aluminium, the input to the furnace being 5 kilowatt and the initial temperature 15 degrees Celsius. Finally you have to find the efficiency। efficiency निकालने के लिए इस केस में आपको लेटेंट हीट का यूज करना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट जो होती है आपकी एल्यूमिनियम की केस में, लेटेंट हीट ऑफ एल्यूमिनियम उसकी वैल्यू होती है आपकी 3200 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1.815 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो उसका फॉर्मूला होता है एम एस T2 माइनस T1 प्लस एल, ठीक है। एम क्या दिया आपको 1.815, एस की वैल्यू आपकी 800, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट भी आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम होगी 800, ठीक है। और टेम्परेचर T2 आपको दिया है 15 डिग्री, 1 सेकेंड, सम हिडन है आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। आई थिंक T2 मैंने फाइंड किया तो 660 वैल्यू होती है T2 की फाइनल वैल्यू जो है आपकी, और T1 आपको दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री प्लस लेटेंट हीट यानी कि 3200, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1088274 जूल, ठीक है। अब इसको किलोवाट हावर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1088274 अपॉन 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो 0.302 किलोवाट हावर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 3.6, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है एनर्जी इनपुट। पहले एनर्जी इनपुट फाइंड करने के लिए आपको 5 किलोवाट यानी कि इनपुट इंटू 10 अपॉन 60, ठीक है। पावर इंटू टाइम आपको 10 मिनट्स गिवन है, तो 10 अपॉन 60 हो गया। पावर कितना है 5 किलोवाट, तो 0.833 किलोवाट हावर आ गया आपका एनर्जी इनपुट। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट करना पड़ेगा इंटू 100। आउटपुट आपने निकाल लिया है 0.302 और एनर्जी इनपुट है आपका 0.833 इंटू 100, और ये आपका आंसर आएगा 36.24%, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इफ द इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 12 वोल्ट and the output is 6 volt and the input and output impedance are equal, determine the dV gain of the amplifier। तो इसको कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कि dV gain जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 20 log B आउटपुट अपॉन B इनपुट, ठीक है। अब 20 log B आउटपुट आपको गिवन है 6 और B इनपुट की वैल्यू गिवन है 12, तो 20 log 0.5 हो जाएगा ये, और log 0.5 क्या होता है, ठीक है। तो 20 log 0.5 क्या आएगा आपका -6 dB। तो ये आपका क्या होगा आंसर। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ओवर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी आप जानते हैं, ठीक है। आप दोनों के डायग्राम बना सकते हैं,
कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का पहले तो आप बीजेटी का डायग्राम बना देना। और उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि कॉमन एमिटर और कॉमन बेस जो है, ठीक है, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस, इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा है। तो इसमें क्या होता है, करंट गेन जो होता है वो हाई होती है और वोल्टेज गेन में क्या होता है आपका हाई होता है, इसमें लो, ठीक है। इसमें पावर गेन में क्या होता है, हाई होता है। इसमें सारी चीज लो होती हैं। और आप लिख सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो आपका इसमें मीडियम होता है और इसमें क्या होता है, लो, ठीक है। कॉमन एमीटर का हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है, हाई आउटपुट इम्पीडेंस। इसमें क्या होता है, वेरी हाई आउटपुट इम्पीडेंस। ये क्या था आपका, इनपुट इम्पीडेंस। और जैसे हम कह सकते हैं कि यूज इन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए। और ये जो यूज होता है वो हाई बैंडविड्थ के लिए यूज होता है, हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होती हैं किसी कन्वेंशनल पेपर में एसएससी जेई के। और क्या आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा, तो ईएससी के जो सिलेबस मैच करता है, ठीक है, एसएससी जेई के साथ, क्योंकि सारा सिलेबस नहीं मैच करता, कुछ ही सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसमें से क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एसएससी जेई सिलेबस। बाकी तो हम भी लेके आएंगे ईएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तो ये एक पेपर कंप्लीट हुआ है आपका 2019 का कन्वेंशनल पेपर, इधर खत्म होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में।